नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको भली भांति से ये पता है कि बाल वाटिका भर्ती 2026 आप लोगों के सामने जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसी के तहत हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ऐसी श्रृंखला शुरू करी है जिसके अंतर्गत बाल वाटिका के मेन पेपर में 3 जो पेपर होते हैं उनकी हम थ्योरी की क्लास आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको थ्योरी के साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कल हमारी पहली क्लास हुई है। अगर किसी भी बच्चे ने उस कक्षा को नहीं देखा है तो आप उस कक्षा को पहले देख सकते हैं। आज ये दूसरी कक्षा है जिसके अंतर्गत हम वृद्धि और विकास को समझ रहे हैं। वृद्धि और विकास प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि ये एक साइकोलॉजी का बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है। आप बिल्कुल सही हैं। जो हमारा पेपर है बाल वाटिका वो हमारे स्कूल से रिलेटेड ही पेपर है और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो हमारा साइकोलॉजी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था 3 पेपर कोड हैं जिसके अंतर्गत सबसे पहला पेपर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी कि शिशु को समझना, शिशु की समझ। इस पेपर के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका समृद्धि और विकास। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है थंबनेल में समृद्धि और विकास, इसका हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के अंतर्गत भी आपका जो पहला टॉपिक था वो मैंने कल डिस्कस किया, वृद्धि और विकास की संकल्पना और वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अगर किसी बच्चे ने कक्षा नहीं देखी है कल की तो पहले आप जाकर शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पहली कक्षा देख सकते हैं। आज मैं इस कक्षा में डिस्कस करूंगी आपके सामने पूरी बुक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, जो आपकी पूरी एक किताब है उसको हम समझेंगे। उसका पहला चैप्टर जो कि आपका वृद्धि और विकास है, जिसका आधा चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने कल समझा दिया था। वृद्धि और विकास की परिभाषा, वृद्धि और विकास के को प्रभावित करने वाले कारक मैं आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ। मेन जो टॉपिक था वृद्धि और विकास की संकल्पना और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की कक्षा आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की कक्षा में हम वृद्धि और विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से वंशानुगत कारक हैं, कौन से ऐसे पर्यावरणीय कारक है यानी कि वातावरणीय कारक है, उन सारी ही बातों को हम समझेंगे। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में आपके सामने कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। आपको मैं ये बताऊंगी कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, मिलान करने वाले सवाल आप लोगों के सामने कैसे आएंगे, और जो मैंने आपको कल समझाया था कि लगभग 4 से 5 सवाल आप लोगों के सामने थ्योरेटिकल यानी कि वृद्धि और विकास से रिलेटेड जो थ्योरी के सवाल हैं जो कि लगभग 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उन सारे ही टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करूंगी। देखिएगा, बाल वाटिका भर्ती 2026 जल्दी ही आप लोगों को दिखने वाली है। कहां पर? 2027 स्टार्टिंग के अंतर्गत आप लोगों की ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, और वृद्धि और विकास इसका पहला चैप्टर है जिसका टॉपिक आज रहेगा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिएगा, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। ये देखिएगा, आप लोगों के सामने है शिशु को समझना, यानी कि आप लोगों को यहाँ एक चीज दिखाई दे रही है। आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है शिशु को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा सिद्धांत और प्रक्रियाएं। ठीक है, ये अपना ईसीसी का पूरा नाम है। शिशु को समझना आपकी पहली किताब का नाम है, यानी कि पेपर कोड 409, जिसका पहला बुक आपका है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, शिशु को समझना। आज मैं आपके सामने पूरी ये पीडीएफ, अपनी पूरी किताब ही आपकी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने कैसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले इस किताब के कितने चैप्टर आप लोगों के सामने हैं, आपको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप लोग आराम से इसमें देख सकते हैं। देखिएगा, आप समृद्धि और विकास जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसकी विषय सूची आप लोगों के सामने है, जिसका पहला टॉपिक आप लोगों के सामने आपको दिखेगा समृद्धि और विकास। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को इसका जो पहला चैप्टर का जो फर्स्ट स्लाइड थी वो अपन ने कल समझ ली। वृद्धि और विकास क्या है, कौन कौन से इसके सिद्धांत है,
वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने कल आपको समझा दिया, है ना। ये आप खुद देख सकते हैं कि देखो समृद्धि एवं विकास क्या है। आप लोगों के सामने कल आपको पता है मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि वो कारक होते हैं जो किसी बच्चे के, जो शिशु के शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन होते हैं, वो वृद्धि होती है। जबकि शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ अगर किसी बच्चे में मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सारे ही पक्षों में परिवर्तन होते हैं, वो विकास कहलाता है। वृद्धि एक बहुत छोटी अवधारणा है, जबकि विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा अभिवृद्धि छोटी होती है विकास से। फिर हमने देखा विकास जो होता है एक इतना बड़ा आयाम है जिसके अंतर्गत अभिवृद्धि भी शामिल होती है। विकास के हम लोगों ने कुछ सिद्धांत देखे, जिसमें पहला सिद्धांत था कि विकास निरंतर चलता है, कंटिन्यूस चलता है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन संभव है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुसार हमको उसमें अंतर्गत परिवर्तन दृष्टिगोचर होते रहते हैं। फिर हमने देखा कि विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास को देखकर नहीं, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से देखकर नहीं बताया जा सकता कि किसी बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं। जबकि अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, हम माप सकते हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारे भार का बढ़ना, हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे आकार का बढ़ना, ये सब अभिवृद्धि के अंतर्गत शामिल होता है। उसके बाद में मैंने आपको कल दो महत्वपूर्ण सिद्धांत सिफेलोकोडल और प्रोडीमोडिक्सल सिद्धांत, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर और सिर से पूंछ की ओर, ये दो सिद्धांत ही बहुत अच्छे से समझाए। क्या है सिफेलोकोडल सिद्धांत, यानी सिर से पूंछ की ओर सिद्धांत ये कहता है किसी बच्चे का विकास सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, उसके बाद में उसके धड़ का, धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट पैरों तक होता रहता है। यानी कि सिर से शुरू होकर पैर तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये था पहला सिद्धांत जिसको अपन सिरो पूछे सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोडीमॉक्सिडल सिद्धांत, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत। यानी ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ये होता है कि बच्चे के सबसे पहले सेंटर के जो पॉइंट होते हैं, यानी कि केंद्र का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे बच्चा परिधि की ओर चलता है। यानी बच्चे की सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, धीरे धीरे बच्चा उंगलियों तक, यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देकर कल की क्लास में समझाया था मैंने कि सबसे पहले बच्चा किसी भी चीज को उठाने के लिए, सबसे पहले बच्चा लिखने से पहले बच्चा बॉटल को उठाना सीखता है। देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको हर सीटेट के लास्ट ईयर में पूछा गया था कि एक बच्चा लिखने से पहले अपनी बॉटल को उठाना सीखता है। क्या मतलब है इस चीज का कि बॉटल को उठाने के लिए उसको इस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, लेकिन लिखने के लिए उसको अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो बच्चा उंगलियों पर नियंत्रण करने से पहले उसके पंजे का विकास होता है। यानी जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से परिधि की ओर चलता है। ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसमें आपको शरीर के अंगों का बाहरी चित्रण हो, यानी कि बॉटल को उठाने से पहले उसको अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल, फिंगर टिप पे कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सिद्धांत केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत है। ठीक है। और ऐसा कोई सिद्धांत जिसमें ये डेवलपमेंट हो रहा है कि बच्चा चलने से पहले रेंगना सीख रहा है ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसके पहले इसके सर का विकास हुआ है, उसके बाद में धड़, उसके बाद में उसके पैरों का विकास हुआ है। ये सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें हमने कल की कक्षा में आप लोगों के सामने की थी। फिर उसके बाद में मैंने निरंतरता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, कि विकास क्या क्या है, विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, सारा हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। मोटे मोटे तौर पे हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर भी मैंने आपको आज रिवीजन करवा दिया है। देखिए आप खुद देखिएगा ये किताब को ऐसे पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत फील होती है ना। तो मैंने आपको कल की कक्षा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों के सामने एक स्लाइड लाए थे हम लोग, आपको एक सारणी समझाई थी, डिफरेंस करवाया था और ये बताया था कि ऐसे सवाल आते हैं। अब आप देखिएगा, आप खुद इसका आंसर दोगे और आपको समझ में आएगा। ये आपके सामने आपको अपने ईसीसी के पेपर में देखने को मिलेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, समृद्धि शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता। ऐसे ही आपके सामने 3 या 4 जो भी वहां क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का ये सवाल रहेगा, एक एक नंबर के आप लोगों के सामने ब्रैकेट वाले सवाल आएंगे जिसका टोटल रहेगा 5 नंबर। ठीक है। 5 नंबर को आप लोगों को भरना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को पेपर के अंदर नहीं करना है, बल्कि आपको जो कॉपी दी जाएगी उस कॉपी के अंतर्गत आपको इस पूरी लाइन को फिल करते हुए लिखना है।
अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है कि समृद्धि या वृद्धि शरीर में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, कमेंट ले लेती हूँ बच्चों के कि वृद्धि, आप लोग बताओ कि वृद्धि के अंतर्गत कौन से परिवर्तन होते हैं। समृद्धि शरीर में होने वाले कौन से परिवर्तनों को दर्शाता है। कल से एक ही बात बोल रही हूँ कि वृद्धि शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो इसके अंतर्गत अपन को क्या भरना है कि वृद्धि हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। ये पूरी की पूरी लाइन आपको एज इट आपकी कॉपी में लिखनी है। चलिए आगे देखिएगा। विकास का संबंध तथा होने वाले परिवर्तनों से होता है। मैंने आपको बताया विकास एक व्यापक अवधारणा होती है जिसके अंतर्गत अभिवृद्धि भी आती है। तो विकास का संबंध मात्रात्मक या परिमाणात्मक, उसके साथ साथ में गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। इसका होगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ये आपको मैं इसलिए समझा रही हूं कि कल जो आपकी कक्षा हुई थी, अगर उसको आपने बहुत अच्छे से लिया है तो आपके ये आने वाले सवालों को आप कल की कक्षा से देखकर ही भर सकते हैं। तीसरा सवाल है, समृद्धि के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था वृद्धि के जो मुख्य सूचक होते हैं वो लंबाई व भार होते हैं। लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना अभिवृद्धि कहलाती है। और लंबाई और भार का बढ़ने से तात्पर्य है अभिवृद्धि हमेशा वृद्धनशील होती है। मैंने आपको कल बताया था अभिवृद्धि में नकारात्मकता या ह्रास की कमी कम देखने को मिलती है। अभिवृद्धि हमेशा सकारात्मक होती है, हमेशा बढ़ती है, जबकि विकास किसी अवस्था में कम हो सकता है। विकास में किसी पर्टिकुलर स्टेज में जाकर आपको कमी या ह्रास दिखने को मिल सकता है। ये तीनों आपके सवाल भरने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, आपको पता लगा होगा कि कल की कक्षा से आपको कितना फायदा मिला है। ठीक है, यही वो सवाल है जो आपको कंपटीशन एग्जाम को देखने को मिल रहे हैं। यही वो सवाल है जो आपको यहाँ ब्रैकेट भरना है ना। टॉपिक सेम है, चीजें सेम है, पूरा टॉपिक सेम रहता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, बस इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। आगे देखिएगा, ये मैं आज आपको 10 मिनट कक्षा में रिवीजन करवा रही हूं जो आपने कल पढ़ा। मेन टॉपिक जो आपका 10 मिनट बाद में शुरू होगा। विकास के सिद्धांत हैं जो हमने बहुत अच्छी तरीके से कल डिटेल से समझे थे। ठीक है, कि विकास निरंतर और परिवर्तनशील होता है, विकास एक क्रम में होता है। कल ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किताब को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और कल हमने मात्र 50 मिनट के अंतर्गत आधे से ज्यादा चैप्टर कवर कर लिया था। देखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि परवर्ती विकास की अपेक्षा प्रारंभिक विकास अधिक निर्णायक होता है। यानी कि बाद का जो विकास होता है ना, उसके तुलना में जो पहले का विकास होता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, निर्णायक होता है। यानी बच्चा जब अपनी शिशु अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है, उस समय जो बच्चे के आरंभिक वर्षों में जो उसका परिवेश होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो उसके भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। विकास परिपक्वन तथा अधिगम का प्रतिफल है। यानी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है और बच्चे के व्यवहार में जैसे बच्चा लर्निंग करता है, कुछ चीजें सीखता है, उसके साथ साथ में बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट होता रहता है। तो विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का ही प्रतिफल है, दोनों का ही रिजल्ट है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, कल पढ़ा चुकी हूँ। बालक एकीकृत संपूर्ण के रूप में विकसित होता है। यानी कि बच्चा जो होता है, एक विकास, हर बच्चे का एक प्रकार का विकास दूसरे विकास के आयाम से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। देखिएगा, मतलब बच्चे का विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से आप मान लीजिए अस्वस्थ फील कर रहा है, बीमार है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, तो उसका अगर शारीरिक रूप से होने वाला विकास अफेक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास भी अफेक्ट होगा। यानी विकास जो होता है वो एकीकृत होता है, उसका प्रभाव सारे ही डेवलपमेंट पर पड़ता है ना। कि अगर कोई बच्चा गंभीर या अस्थायी रूप से कुछ बीमार है, तो शारीरिक रूप से अगर वो अस्वस्थ होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इसका प्रभाव उसके किसके शरीर पे पड़ता है, इसका प्रभाव उसके समाज और संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है। उसमें एकाग्रता की कमी हो सकती है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, और उसके बाद में उसके बौद्धिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हमने कल बहुत अच्छे से समझी है ना, आप लोगों के सामने आपको पता होगा। चलिए
आज हम मेन टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, एक सवाल मैं आप सामने और लूंगी जो है मिलान करने से रिलेटेड सवाल। देखिएगा, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान आपको करने हैं, यानी कि आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोग खुद बताएंगे। देखिएगा, पढ़ते हैं। विकास, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस विकास के लिए आपको परफेक्ट लगता है? विकास व्यक्ति को आनुवांशिक देन के रूप में निहित अभिलक्षणों का प्रकटीकरण है। ये डेफिनेशन तो परिपक्वता की सी लग रही है। मैंने आपको कल ही बताया था कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता या परिपक्वन व्यक्ति को आनुवांशिक देन के रूप में जो हमको हमारे माता पिता हमारे जीन से मिलते हैं उनके अभिलक्षणों का प्रकटीकरण ही परिपक्वता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो। जो आपको पहले समझ में आ रहा है आपको पहले उसको क्लिक कर लेना है ताकि बचे हुए ऑप्शन का आपके पास अच्छे से ऑप्शन रहे। प्रारंभिक विकास, मैंने आपको अभी बताया कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है ना। अभी अब जस्ट अपन ने पहले डिस्कस किया था। फिर देखिएगा कि सभी बच्चों में विकास का ढंग एक समान होता है, किंतु विकास की दर अलग अलग हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है ना ये, कि भाई बच्चे का विकास होता, पैटर्न तो सेम होता है हर बच्चे में, कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोर अवस्था आएगी, फिर बच्चा वयस्क बनता है, राइट। तो पैटर्न तो सेम होता है, लेकिन हर बच्चे का डेवलपमेंट का प्रोसीजर में भिन्नता होती है। कोई बच्चा जल्दी कैच करता है, कोई बच्चा लेट कैच करता है, तो विकास की दर अलग अलग हो सकती है। अब है विकास परिपक्वन एवं सीखने का प्रतिफल होता है। बिल्कुल एक विकास की डेफिनेशन है कि विकास परिपक्वता और लर्निंग का प्रतिफल होता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे उसमें एज के अकॉर्डिंग परिपक्वता या मैच्योरिटी आती रहती है उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। ये विकास की डेफिनेशन है। और विकास लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है, पर इसमें परिवर्तन सम्मिलित है। यानी कि विकास चलता है, सतत होता है, कंटिन्यूस चलता है। वूम से लेकर माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक का सिद्धांत जो मैंने आपको कल बताया था कि वूम से टोम तक का सिद्धांत है, कब्र से गर्भ से लेकर कब्र तक का जो सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत है। बच्चा माँ के गर्भ से लेकर आजीवन मृत्यु पर्यंत तक सीखता जाता है, लेकिन होता सतत है, लेकिन उसमें परिवर्तन देखने को अपन को मिलता है। मैंने आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला भी एक सवाल समझाया अभी। ये आपका कल की कक्षा का संपूर्ण रिवीजन है। जो मैंने कल की थ्योरी समझाई थी उसके अभ्यास पर्सन आज लेके आई हूँ। अभ्यास के क्वेश्चंस है, आप लोग आराम से इसको देखो और इसको आप समझो कि कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वाकई में वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी यूजफुल थी कि आप आराम से सवालों को क्लिक कर पा रहे हैं। सभी बच्चों के सवाल आपने कुछ ने गलत भी दिए हैं, कुछ ने सही दिए हैं। आप आराम से इसको देखिएगा कि आपको ध्यान क्या देना है, एक एक पॉइंट आपको नोटिस करते हुए और समझते जाना है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये था अब तक का रिवीजन। लास्ट 10 मिनट जो अभी मैंने डिस्कस किया है वो था आज का रिवीजन। अब जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिएगा, बड़े ही ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए आगे चलना है। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को बोल सकते हैं, है ना। आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए अब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। एक बार सब मेरे को देख के बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है, ये विजिबल है आप लोगों के लिए अच्छे से, है ना। थोड़ा और देख लेते हैं, रुकिए। है ना। ये देखिएगा, अब है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिएगा, हेडिंग में लगा लेती हूं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और अब से शुरू करते हैं टॉपिक। देखिएगा, हमने कल एक बात तो डिस्कस करी थी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए आनुवांशिकता और बच्चे का वातावरण, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के वातावरण और बच्चे के वंशानुगत, दोनों ही कारकों का प्रतिफल है। वंशानुगत और वातावरणीय कारकों से मिलकर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है।
अगर किसी कारणवश इनके अंतर्गत चेंजमेंट होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट अवरुद्ध हो सकता है या डेवलपमेंट बढ़ भी सकता है। कैसे? चलो, एक आप लोगों के सामने सारणी बनी हुई है कि वंशानुगत ऐसे कौन कौन से कारण है जो वंशानुगत है और कौन से ऐसे कारण है जो पर्यावरणीय कारक है। आराम से आप एक बार इस सारणी को देखिएगा। चलिए, मतलब किसी भी बच्चे का वंशानुगत और जनिक जो कारक होते हैं वो होते हैं उस बच्चे की शारीरिक आकृति, त्वचा, आंखें, उसका बाल का रंग, नाक, कान आदि की बनावट। एक एक चीज को समझाती हूँ, देखिएगा। अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट, अगर कोई शिशु है जिसमें उसका जो उसके जननिक कारक है, यानी कि जो उसके वंशानुगत कारण है, जो उसको उसके माँ बाप से मिले हैं, उसके वंश से मिले हैं, उसके जेनेटिक जो गुण हैं, वो जो गुण होते हैं वो बच्चों पर डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर किसी माँ का अगर किसी माँ अपन ये बात सुनते हैं कि एक माँ बाप का बुद्धिमान अगर माँ बाप है तो उसका बच्चा हमेशा बुद्धिमान होता है। या आपने सुना होगा, अगर किसी माँ बाप की कद काठी छोटी है तो हम देखने को मिलता है कि अक्सर बच्चे भी छोटे होते हैं। ये हम देखने को मिलते हैं। और अगर किसी बच्चे का घर में जो परिवरिश है, जो वातावरण है वो टीचर का है, तो उसका बच्चा भी लगभग टीचिंग लाइन में जाने की कोशिश करता है। ये एक अनुमान है। क्या ऐसा सटीक रूप से संभव है? नहीं। अगर कोई माँ बाप छोटे हैं तो उनका बच्चा लंबा हो भी सकता है ना। और अगर कोई माँ बाप का रंग या कलर स्किन साफ है तो उसका बच्चा काला हो भी सकता है। लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि बच्चे पर उसके माँ बाप का, उसके जेनेटिक्स का, उसके गुणसूत्रों का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो शारीरिक आकृति, त्वचा, आंखें, बालों का रंग, नाक, कान आदि की बनावट, ये सारे कारण वंशानुगत या जन्य कारक हो सकते हैं, है ना। ये अगर किसी बच्चे को वंशानुगत कोई रोग हो गया है, वंशानुगत रोग का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे का बचपन के समय, अगर किसी बच्चे को दमा, अगर उसकी माँ को दमा है और वो दमा का गुण अब बच्चे में आ चुका है, किसी माँ को मधुमेह था, डायबिटीज था, लेकिन उससे वो कारक अब बच्चों में चले गए हैं, तो वो बच्चे को भी मधुमेह या डायबिटीज हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि माँ से आने वाले कुछ गुण, वंशानुक्रम से आने वाले कुछ गुण जो होते हैं वो सारे के सारे बच्चों के डेवलपमेंट में दिखने को हमको मिलते हैं। चाहे वो वंशानुगत रोग हो, चाहे बच्चे की आकृति हो, उसका रंग हो, उसका कलर हो, वो उसको उसको जेनेटिक से, उसके गुणसूत्रों से उसके अंदर दिखने को मिलते हैं। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि गुणसूत्र जो होते हैं 46 होते हैं। 43 गुणसूत्र माँ बाप के अंदर होते हैं, 43 गुणसूत्र माता से, और वही 43 गुणसूत्र उसको बच्चे को अपने पिता से मिलते हैं। और ये बातें रही, लिंग भी इसके अंतर्गत बिल्कुल महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिएगा पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, इसका अपन डिटेल से आगे समझेंगे। कि पर्यावरणीय कारक यानी कि वातावरणीय जो कारक होते हैं वो है, एक तो इसको दो भागों में डिवाइड करा है, एक तो प्रसव पूर्व, दूसरा है प्रसव के उपरांत। मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब भी किसी बच्चे पर माँ के स्वास्थ्य का और माँ की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का, गर्भ धारण करने के लिए माँ का तैयार होना, माँ के पोषण का, एवं शराब एवं नशीले पदार्थों का सेवन या किसी प्रकार की दुर्घटना, इनमें से सारे ही कारक जो है प्रसव से पूर्व बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट करते हैं। कैसे? शॉर्ट में समझते हैं कि अगर माँ का स्वास्थ्य प्रसव से पूर्व खराब है, या माँ ने कम उम्र के अंदर अगर गर्भाधारण हुआ है, माँ का स्वास्थ्य अगर खराब है, तो वो बच्चा कुपोषित होगा, वह बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट उसका नहीं होगा, है ना। उसका शारीरिक डेवलपमेंट एकदम रुक जाएगा। ठीक है। वहीं अगर माँ की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, माँ का परिवेश अच्छा नहीं है, माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो किसी ट्रोमा में है, तो उस पल रहे बच्चे के अंतर्गत डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाएगा। वो बच्चा सिंड्रोमिक बच्चा होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। या गर्भ धारण करने के लिए अगर माँ तैयार नहीं है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। माँ के अंतर्गत पोषण की कमी है, खान पीन की कमी है,
या माँ की शारीरिक स्थिति सही नहीं है तब भी बच्चे का डेवलपमेंट अवरुद्ध होगा या बच्चे का पर अफेक्ट करेगा। माँ शराब या किसी ड्रग्स का या नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है या माँ को कोई दुर्घटना है या किसी बीमारी से ग्रसित है तब भी बच्चे पर उस चीज का अफेक्ट पड़ता है। ये थे प्रसव से पूर्व के कुछ कारण। प्रसव के उपरांत ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो भी बच्चे के डेवलपमेंट पर पूरा पूरा असर डालते हैं। तो प्रसव के उपरांत जो कारण है वो है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, प्रसव के उपरांत कौन कौन से कारण है, तो प्रसव के उपरांत जो कारण है वो आपको देखने को मिलेंगे भौतिक पर्यावरण, यानी कि किसी बच्चे के चारों ओर का इन्वायरमेंट कैसा है, वो चोल में रह रहा है, वो बस्ती में रह रहा है, या वो किसी होटल में रह रहा है, वो कोई बाल अपराधी बच्चा है या वो किसी घर का बहुत अच्छा खासा संस्कारी बच्चा है। इन सारे बातों में कि उसका भौतिक बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण कैसा है, उस पर भी डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। उसका रहन सहन, उसका खान पीन, वो किस खेलने की जगह पर जाता है, उसके सामान कौन से हैं, उसका स्वास्थ्य एवं पोषण कैसा है और उसकी रोग एवं दुर्घटनाएं, ये माँ के प्रसव के उपरांत भी अगर कोई कारण होते हैं तो भी बच्चे पर अफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ में है समाज व संवेगात्मक परिवेश, माता पिता का दृष्टिकोण एवं बच्चों के पालन पोषण की रीतियां, समाज, आर्थिक स्तर, पारिवारिक ढांचा, लिंग एवं संस्कृति। देखिएगा शॉर्ट में समझो आप, जितने भी कारक होते हैं चाहे वो संस्कृति हो या जैसे कि हम आपको हमारी संस्कृति अलग है, एक विदेश में पलने वाला बच्चा उसकी संस्कृति अलग है, तो यहाँ के बच्चों का विकास, डेवलपमेंट, उनकी थिंकिंग, उनका सामाजिक विकास अलग होगा। विदेशों में पल रहे बच्चों का सामाजिक विकास अलग होगा। अगर कोई बच्चा है जो चोल में रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, जिसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसका शारीरिक विकास, उसका सोचने समझने की क्षमता, उसका संवेगात्मक विकास अलग होगा। वहीं एक बच्चा जो अच्छे से स्कूल जा रहा है, अच्छी परवरिश उसकी हो रही है, तो उस बच्चे का संवेगात्मक विकास, उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी, उस बच्चे का बौद्धिक विकास अलग होगा। वहीं बच्चों के पालन पोषण की रीतियां, माँ बाप अपने बच्चों को किस रीति से पालन पोषण कर रहे हैं, क्या उनका अनुशासन बहुत कठोर है या बहुत ढीला अनुशासन है, या वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सारी रीतियां भी बच्चों के डेवलपमेंट पर अफेक्ट करेगी। उसके साथ साथ में बौद्धिक परिवेश, खोजने एवं प्रयोग करने की सुविधा, बच्चा खुद अपना कितना उसका बौद्धिक विकास है, क्या वो बच्चा प्रतिभाशाली है या वो बच्चा औसत है या वो जड़ बुद्धि है या वो मंद बुद्धि है, बच्चे का खुद का मेंटल मेंटल एबिलिटी उसकी कैसी है, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट करेगा। कैसे कि आपको पता है कि विकास अधिगम से होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आता है, अधिगम करता है, चीजों को लर्न करता है, सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है। उसका मानसिक विकास तेज होता है, उसका बौद्धिक विकास तेज होता है, वो लोगों से मिलता है जुलता है, उसका सामाजिक परिवेश स्ट्रांग बनता है, तो उसका समाज से भी इंटरेक्शन होता है, तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। सारे ही विकास एक दूसरे से एकीकृत रूप से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको समझाया था, है ना। और खोजने एवं प्रयोग करने की सुविधा, बच्चे में अगर खोजी प्रवृत्ति है, वो चीजों को एनालिसिस करता है, अच्छे से देखता है, प्रयोग करता है ना, तो ये सारी विधि भी बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट करती है, असर डालती है ना। अगर कोई बच्चा प्रश्न करने की ललक रखता है, यानी कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, तो ऐसी प्रवृत्ति भी बच्चे के डेवलपमेंट पर असर करती है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि द्वारा प्रोत्साहित करना, विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप यथा जैसे कि पठन है, कोई बच्चा कहानी सुनना, चित्रकारी करना, संगीत है, नाटक है, नृत्य है आदि उपलब्ध करना। कहने का मतलब ये है हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। यदि कोई बच्चा चित्रकारी में होशियार है, कोई नृत्य में होशियार है, कोई नाटक है, कहानी में होशियार है, कोई बच्चा है जिसके अंतर्गत प्रश्न करने की ललक होती है, कोई सकारात्मक प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रोत्साहित होता है, तो ये सारे ही कारक जो होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट पर असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। और ये सारे कारक किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे ही कारक प्रसव के बाद में होने वाले कारक हैं या फिर ये वातावरणीय कारक है। वंशानुक्रम के अंतर्गत तो माँ से रिलेटेड चीजें या जीन से रिलेटेड चीजें या फिर बच्चे की उम्र जो है, उसका भार, उसके आकार, उसके बाल, लिंग, ये सारे कारक ये सारे के कारक, सॉरी,
ये सारे के सारे जो कारक है वो वंशानुक्रम कारक आते हैं। उसके अलावा जितने भी कारक हैं, माँ का स्वास्थ्य या उसका भौतिक परिवेश या अध्यापकों की भूमिका या उसके समाज की भूमिका, ये सारे के सारे कारक वातावरणीय कारकों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा डिटेल से इसके अंदर जो मैंने समझाया आपको अब तक वही थ्योरी है कि वंशानुगत एवं जन्य कारक में लिखा है कि आपने ये कहते हुए सुना होगा कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी पिता जैसी है, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। हाँ, हम बहुत कुछ अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं, है ना। हम बहुत कुछ अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। शारीरिक आकृति, आंखों का रंग, त्वचा, बाल, ये सारे ही अभिलक्षण हमें अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिलते हैं। बचपन की कुछ बीमारियां अगर हो गई है, जैसे मैंने आपको समझाया, तो वो माता पिता से हमको विरासत में मिली है। कुछ अगर आपको दमा, मधुमेह आदि वंशानुगत अगर बीमारियां हैं, तो ये जननिक उपादान वंश परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। ये भी मैंने आपको समझाया है ना। अब तक जो भी हमने डिस्कस करा है ये सब की सब उसकी थ्योरी है। थ्योरी होने के साथ में जैसे आपने थ्योरी कंप्लीट करी, आप लोगों के सामने कुछ सवाल आते हैं। देखिएगा, सवाल सोल्व करेंगे। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा वो हम आप सबको पता होगा कि जो मैं आपको समझा रही हूँ ये निगमनात्मक पद्धति से समझा रही हूँ। वैसे आपको पता है सबसे बेस्ट विधि जो होती है वो होती है आगमनात्मक। आगमन विधि जो होती है बेस्ट होती है कि पहले एग्जाम्पल दो, उसके बाद में उससे रिलेटेड थ्योरी और सिद्धांत समझाओ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं ECCE, यानी कि मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट समझा रही हूँ, मैं आपको बाल विकास समझा रही हूँ। और बालकों को समझना वैसे बहुत कठिन है। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट एग्जाम्पल देकर भी समझा रही हूँ। पहले आपको मैंने सिद्धांत समझा दिए हैं, यानी कि वंशानुगत कारक, वातावरणीय कारक समझा दिए हैं। अब हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल लेंगे जिसका सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। देखिएगा क्या सवाल है कि आपको चिन्ह लगाना है राइट का, यदि असहमत हो तो गलत का चिन्ह आपको लगाना है। ये आपको सवाल वहां आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको एज इट लाइन अपनी कॉपी में उतारना है और उसके आगे आपको राइट या रॉन्ग का चिन्ह लिखना है। देखिएगा एक एक सवाल पढ़ते हैं। बुद्धिमान माता पिता की संतान सदैव बुद्धिमान होती है? नहीं, मैंने आपको बताया अक्सर बुद्धिमान माता पिता की संतान भी बुद्धिमान होती है, पर अक्सर। ये जरूरी नहीं है कि माता पिता की संतान अगर बुद्धिमान है तो माता पिता बुद्धिमान होंगे। सॉरी, माता पिता अगर बुद्धिमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। वैसे ही कि अगर किसी माता पिता की आयु कद काठी छोटी है तो ये आवश्यक नहीं है उनके बच्चे लंबे भी हो सकते हैं, है ना। वही है कि गर्भाधान के समय प्रत्येक बच्चा 46 गुणसूत्र प्राप्त करता है, जिनमें से 23 पिता के और 23 माता के होते हैं। अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि हमारे किसी बच्चे के गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र उसके माता के, वहीं 23 गुणसूत्र उसके अपने पिता से मिलते हैं। तो ये सेंटेंस सदैव बुद्धिमान होते हैं रॉन्ग है, लेकिन ये सेंटेंस राइट है। आनुवांशिकता उन सीमाओं का निर्धारण करती है जिनके भीतर बालक विकास कर सकता है, किंतु पर्यावरण वास्तव में होने वाले विकास निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है कि आनुवांशिकता या वंशानुगत जो कारण होते हैं वो कुछ सीमाओं को निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरणीय जो कारक होते हैं, जो बाहरी कारक होते हैं, जो वातावरणीय कारक होते हैं, वो वास्तव में विकास का निर्धारण करते हैं। ये बात सही है ना। अगला है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण माता द्वारा प्रदत्त गुणसूत्रों से होता है। ये बात गलत है। एक बच्चे का लिंग कैसा होगा, वो मेल होगा या फीमेल, वो डिपेंड करता है बच्चे के पिता पे, है ना, माता पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हमें अधिकांश बीमारियां माता पिता द्वारा वंशानुगत रूप में मिलती है। बिल्कुल सही बात है कि हमें अधिकांश जो बीमारियां होती है, जैसे कि दमा हो गया, मधुमेह हो गया, या फिर अन्य कोई ऐसी बीमारी जो कि आनुवांशिक है, जो कि संक्रामक है, वो आपको आपके माता पिता के द्वारा वंशानुगत रूप में मिलती है। तो क्लियर है आप लोगों के सामने पूरा चैप्टर। अब है पर्यावरणीय कारक। ये मैंने आपको समझा दिया था ना कि प्रसव के पूर्व पर्यावरणीय कारक कौन से हैं।
माँ के शारीरिक आर्थिक स्थिति, माँ की आयु, माँ का स्वास्थ्य एवं रोग, माता का पोषण कैसा है वो बच्चे पर इफेक्ट करेगा, है ना। ये सारे के सारे कारक हमने समझ लिए। अगर किसी बच्चे की माँ नशीले पदार्थों या किसी औषधि का या मदिरा पान करती है तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चे का मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हो पाता और सिर छोटा रह जाता है। फटा हुआ तालू एवं अन्य अपसामान्य विकृतियां भी हो सकती है। मैंने आपको सारी डिटेल में समझा दी है। एक्सरे का प्रभाव भी बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, बिल्कुल। ये सारी थ्योरी है जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाई है। फिर प्रसव के उपरांत जो भी पर्यावरणीय कारक है, जो भी अपने देखा, संस्कृति है, बच्चे का जो विकास है, बौद्धिक विकास है, भौतिक परिवेश है, उसकी रहन सहन की स्थितियां, किस किस स्थान पर वो खेल रहा है, कौन सी उसको सुविधाएं मिल रही है, कैसा उसका स्वास्थ्य एवं पोषण है, सारी की सारी चीजें बच्चे के बाहरी वातावरणीय कारक या वातावरणीय कारकों पर डिपेंड करती है। रोग एवं दुर्घटनाएं भी मैंने आपको समझा दिया है। आप इस चीज से ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है दिखने में बड़ा, पर जब इसको अपन अच्छे से समझने लगेंगे ना, अब तो ये चैप्टर बहुत छोटा है। और मैंने आपको इसके डिटेल में जो भी सारी चीजें हैं आप अच्छे से देखिएगा, पारिवारिक ढांचा, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। लिंग एवं संस्कृति भी मैंने आपको समझा दी है ना। और ये भी समझा दिया है कि संस्कृति कैसे डिफरेंट होते ही बच्चे का डेवलपमेंट डिपेंड हो जाता है। बौद्धिक परिवेश देखिएगा, बौद्धिक परिवेश मैंने आपको समझा दिया है कि जैसा बच्चे का बुद्धि का परिवेश होता है, जैसे जैसे बच्चे की जैसी बुद्धि होती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का परिवेश जैसे होता है वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे विकास के अंतर्गत माता पिता एवं अध्यापकों की क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेरा वो है माता पिता एवं अध्यापकों की क्या भूमिका होगी वो अपन देखेंगे एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। ये देखेगा कि माता पिता एवं अध्यापक के रूप में हमारे लिए घर एवं विद्यालय का अलग अलग अस्तित्व होता है, किंतु यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि घर और विद्यालय अथवा बाहरी परिवेश मिलकर उनके लिए संसार की रचना करते हैं। डिटेल में अपन अच्छे से समझेंगे इसको कि क्या कहना चाह रहा है ये है देखिएगा। हम अपने माता पिता एवं अध्यापकों से ये चाहते हैं कि वह हमें स्नेहपूर्ण एवं प्रोत्साहक परिवेश प्रदान करें। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा एक क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड जरूर आता है कि किसी बच्चे के डेवलपमेंट में उसके माता पिता और उसके अध्यापक किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो हम अपने माता पिता एवं हमारे अध्यापकों से ये चाहते हैं कि वो बच्चे को एकदम स्नेहपूर्ण वातावरण दे, उसको प्रोत्साहित करे, कभी उसको हतोत्साहित ना करे, किसी भी बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से ना करे, क्योंकि वह बच्चा हीन भावना या ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चे को हमेशा स्नेहपूर्ण दें, उसको उसका हमेशा उत्साहवर्धन करें, किसी अन्य बच्चे से उसकी तुलना ना करें। ये एक बच्चा अपने माता पिता या अध्यापकों से चाहता है। हमारी बात ध्यानपूर्वक सुने और ये करो ये मत करो जैसे निर्देश न देकर हमसे बातचीत करे। एक बच्चा चाहता है कि हमको हमारे माँ बाप सुने और ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसे निर्देश न देकर हमसे बातचीत करें। हमारी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो, हमको लेकर इमोशनल हो और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होने में हमारी सहायता करें। ठीक है, हमारे प्रति व्यवहार में संगति बनाए रखें, हमारी तुलना अन्य बच्चों से ना करें, हमसे किसी एक के प्रति पक्षपात ना करें और हमारी आयु व व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप ही हमसे अपेक्षा करें। ये सारी चीजें बच्चा अपने माता पिता एवं अपने अध्यापकों से ये चाहता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने आपको थ्योरेटिकल बोल के ही समझा दिया गया है ना, आपको जरूरी नहीं है। ये देखिएगा अब वापस कि आपने क्या सीखा, यहाँ से जो वृद्धि और विकास है ये वापस से आप लोगों को रिवीजन करवाने के लिए कि आपने क्या सीखा है। ये हमारा चैप्टर यही कंप्लीट हो जाता है वृद्धि एवं विकास का। ठीक है, आपका वृद्धि और विकास का ये चैप्टर जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। इस चैप्टर को आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन था वो था विकास को रिलेटेड। हमने विकास की डेफिनेशन, उन दोनों में विकास और अभिवृद्धि में होने वाले अंतर, विकास के आयाम,
विकास को प्रभावित करने वाले कारक और माता पिता एवं अध्यापक बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं और रिटर्न में बच्चे अपने माता पिता और अध्यापकों से क्या भूमिका रख सकते हैं, वो हमने समझा। हमने विकास के कुछ सिद्धांत पढ़े और हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, रिक्त स्थान वाले, मिलान करने वाले, निबंधात्मक सवाल, उन सब के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। ये था हमारा पहली आपकी किताब शिशु को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड का पहला चैप्टर समृद्धि एवं विकास, जो कि आपके सामने यही कंप्लीट होता है। कल की कक्षा में मैं आपको दूसरा चैप्टर जो आप लोगों के सामने रहेगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। कल का चैप्टर क्या रहेगा ये आपको कल ही पता लगेगा और उसको अपन कैसे समझेंगे ये भी आपको कल पता लगने वाला है। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही आकर्षक तरीके से आप लोगों के सामने दूसरा चैप्टर कल समझा जाएगा, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास को समझना। हम आपको पता है ये जो जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं वो हम शिशु अवस्था यानी कि शेष अवस्था 0 से 2 तक के बच्चे या 3 से 6 तक के बच्चे जो होते हैं उनको लेकर ही टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। ये जो चैप्टर, ये जो बातें हैं वो शिशु की है, यानी 0 to 5 ईयर के बच्चों को रिलेट करके हम सारी चीजें समझ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो कल रहेगा वो रहेगा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास को कैसे समझा जाएगा। कल की कक्षा में डिस्कशन होगा। जितने भी बच्चे ईसीजी वाले हैं जिन्होंने हमसे डिप्लोमा किया है या किसी अन्य कोचिंग से डिप्लोमा करा है, किसी अन्य संस्था से सॉरी डिप्लोमा करा है, उन सभी ही बच्चों के लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, इसमें रुकना नहीं है। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक रोज आज के टाइम आपकी कक्षा लगेगी सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे आप लोगों को शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाना है। ये कक्षा सुबह आप लोगों के सामने हमेशा लाइव दिखेगी। लगभग 35 से 40 या मैक्सिमम 50 से 60 मिनट का एक सेशन होता है, बहुत बड़ा नहीं है। आप अपने छोटे मोटे काम करते हुए भी घर के सेशन सुन सकते हैं, कक्षा ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है किताबें घर पे मंगवाओ, आप पढ़ो, है ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कक्षा को आप आराम से सुनते रहोगे, तब भी सुनने से भी बहुत कुछ सीख जाओगे। और वहां जब पेपर थ्योरेटिकल आएगा अच्छे से इन सारी सुनी हुई बातों को आपको वहां लिख देना है और आपको अच्छे नंबरों से आपको पास हो लेना है। उसके साथ साथ में ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके आने वाले अपकमिंग वैकेंसी रीट हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, आपके सेकंड ग्रेड हो, सभी के अंतर्गत ये टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं बेसिकली, है ना। मैं इन चैप्टर को आपको किताबों के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ कि आपको एटलीस्ट जब आप इन किताबों को देखेंगे, जब आपके पास से हम भिजवाएंगे, है ना, जैसे जिन बच्चों ने हमसे ईसीसी करा है उन बच्चों को जब हम किताबें घर तक पहुंचाएंगे तो वो खुद देखेंगे कि ये चैप्टर तो मैंने कर लिया है। मैं चाहूँ तो आपको अलग कंटेंट देकर स्लाइड से भी समझा सकती हूँ, पर बुक से समझने में आपको ये पता लगेगा कि हाँ मैंने पूरी बुक भी कवर कर ली है ना। अगर कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपन को प्रैक्टिकल से समझनी पड़ेगी, है ना, तो उनको मैं क्या करूंगी, उनको मैं अलग तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव मेथड से पढ़ लेंगे, उनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेंगे और जो चीजें अपन को बुक से समझनी होगी उनको हम बुक से समझ लेंगे। कुल मिलाकर समझना है, कुल मिलाकर अच्छे से पढ़ना है, कोई आपके बाधा कोई तकलीफ आप लोगों के सामने नहीं आएगी। ऐसे ही अच्छे से मस्ती से आप लोगों को पढ़ते रहना है। आई होप आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो इस कक्षा को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो और बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा स्नेह इसको आपको देना है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।